नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे अब कमोडिटीज की और सबसे पहली हेडलाइन यहां पर चीनी की तरफ से है, जहां पर हमने जो आउटपुट है चीनी का वहां पर एक कमी होते हुए देखी है, लेकिन साथ साथ भाव यहां पर पिछले 2 महीने में बढ़े हैं। होली और फेस्टिवल्स की डिमांड कैसी है और गर्मियों के सीजन में वैसे भी चीनी की डिमांड ज़्यादा होने की उम्मीद है, इन सभी चीज़ों का एनालिसिस हम करेंगे इस ब्रेक में, इस शो में रादर। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं। 86,800 के ऊपर का सोना भी यहाँ पर है। क्या करें करंट लेवल्स पे, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे हल्दी की, जहाँ पर होली से पहले हमने हल्दी का रंग थोड़ा उड़ता हुआ देखा है। कैसे देखें आप इन प्राइसेस को, और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इस्मा के डीजी दीपक बलानी, एग्री कमोडिटी एनालिस्ट सुमित गुप्ता, और साथ ही साथ जुड़ेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ऑफ नेशनल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नितिन केडिया एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत यहां पर चीनी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है कि होली के समय तो इसकी डिमांड बढ़नी ही है, और आगे जिस तरह की गर्मियां हैं, और इस बार गर्मियां जल्दी भी शुरू हुई हैं, समर डिमांड इन सेंस ऑफ बेवरेजेस और आइसक्रीम में भी यहां पर मांग बढ़ने की उम्मीद है। दीपक जी, सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। मांग पर ही पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मांग के नंबर्स भी निकल के आ रहे हैं वो ऑन द हायर साइड हैं। हम 28 हाफ की बात करते हैं, इंडस्ट्री में कई लोगों ने 29.5 भी कहा है। आपकी क्या सेंस है? मनीषा जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को होली की बहुत शुभकामनाएं। जहां तक चीनी की कंजम्पशन का सवाल है, तो अभी अगर आप पिछले 6 महीने का कोटा रिलीज देखेंगे तो वो लगभग 137 लाख टन का, लगभग 137.5 लाख टन का लगभग कोटा रिलीज हुआ है। और पहले 3 महीने में जो एक्चुअल डिस्पैच हुआ था वो लगभग 5 लाख टन कोटा रिलीज से भी कम था। हालांकि जनवरी और फरवरी में जो सेल हुआ है, अगर उसको ले लें, तब भी लगभग हम लोग 137 लाख टन के आसपास जो है वो पहले 6 महीने में सेल है, और डिस्पैच लगभग उससे थोड़ा 50,000 टन ज्यादा है। तो जहां तक हमें उम्मीद है, और जो होली की डिमांड है, होली की डिमांड ऑलरेडी निकल गई। होली तो अब कल है, तो जो डिमांड आनी थी होली की निकल गई। और ऐसा इस मार्च में हमने ये देखा है, कोई ऐसी बहुत डिमांड आई नहीं है होली की। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो एक बल्क कंज्यूमर्स के साइड से जो डिमांड आती थी, जो लगभग 60 to 70% कंज्यूम करते हैं, वो थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है। ओके। अगर 6 महीने का हम हिस्टोरिकल डेटा ले लें और जो एक चीनी की नॉर्मल ग्रोथ रेट देख लें, पिछले साल आप इसको कंपेयर ना करें, बिकॉज पिछले साल इलेक्शन ईयर था और अप्रैल मई जून में एक सब्सटेंशियली काफी हाई कोटा रिलीज हुआ था, क्योंकि जनरल इलेक्शंस थे और कुछ स्पिलेजेस भी हुए थे, जो इस बार थोड़ा बॉर्डर्स हमारे टाइट हैं। तो हमने सारी एनालिसिस करके ये अगले 6 महीने में 140 लाख टन का लगभग कोटा या सेल होगा, तो उस हिसाब से 180 लाख टन से ऊपर होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। दीपक जी, मैं इस क्वार्टर की अगर बात करूं तो पिछला महीना कुंभ था, और जैसे आपने कहा होली की डिमांड आ चुकी है, रमदान की इंसेंस भी आ चुकी होगी, आगे जाकर समर डिमांड निकल के आएगी। क्या ये डिमांड, क्या ये कंजम्पशन नंबर्स आपको लगता है अबव नॉर्मल नहीं है? अराउंड 28.5 आप टोटल नंबर क्या डाल रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल ना, 28.5 भी नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि 280 लाख टन का कंजम्पशन होगा। सारे फैक्टर्स को हमने एनालिसिस कर लिया है, तो 280 लाख टन से ऊपर कंजम्पशन नहीं होगा। हमने सारे गर्मियों का फैक्टर भी ले लिया है और हिस्टोरिक डेटा भी ले लिया है। उस हिसाब से 280 लाख टन से ऊपर होने की उम्मीद नहीं है। दीपक जी, आप दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रोडक्शन को लेकर आ रहा है, जहां पर दूसरी बार हमने सभी तरफ से एस्टिमेट्स कम होते हुए देखे हैं, इंक्लूडिंग इस्मा की तरफ से। क्या ये कंसर्न है? देखिए, हमारा जो जनवरी का एस्टिमेट था लगभग 272 लाख टन था, बट उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में, क्योंकि जो क्रॉप था उसमें लोअर यील्ड और लोअर रिकवरी के वजह से जो मिल्स कुछ जल्दी बंद हुई हैं, उससे थोड़ा वहां पे प्रोडक्शन घटा है। और यूपी में आपको मालूम है, बिकॉज ऑफ द इन्फेस्टेशन वहां पे भी एक प्रॉब्लम आई थी। बट हमने अभी फिलहाल पिछले 1 महीने में देखा है कि जो केन की जो केन प्लांट की जो हार्वेस्टिंग हुई है, उसमें जो रिकवरी है या यील्ड है वो बेटर हुई है। और कई हद तक ये जो पहले रटून की हार्वेस्टिंग और रटून क्रशिंग हुई थी, उसको कॉम्पनसेट करते हुए दिख रही है। तो कुछ वेस्ट यूपी के मिले जो लगता है अप्रैल, मिड अप्रैल एंड तक चलेगी। हालांकि ईस्ट और सेंट्रल यूपी की जो मिले हैं लगभग मार्च एंड तक बंद हो जाएंगी। सारे फैक्टर्स को लेके हमें लगता है 264 लाख टन का नेट शुगर प्रोडक्शन होगा। और इसमें हमने लगभग डाइवर्जन जो है वो भी कम कर दिया। लगभग हमारा एस्टिमेट जनवरी का लगभग 37.5 था, हमने उसको रिड्यूस करके लगभग 35 लाख टन किया है।
तो 264 लाख टन अगर चीनी का प्रोडक्शन होता है तो हमारा बैलेंस शीट जो है, क्योंकि हमने अपना सीजन 80 लाख टन से शुरू किया था, जी। अगर हम 280 लाख टन का कंजम्पशन देख लें, 10 लाख एक्सपोर्ट भी देख लें, सबको फैक्टर को मिला के हम ये सीजन लगभग 54 लाख टन में क्लोज करेंगे सितंबर एंड में, जो कि मुझे लगता है सफिशिएंट है। क्योंकि नॉर्मली सरकार का ये होता है कि 2 महीने का एक नॉर्मेटिव एक सेफ्टी स्टॉक रखना होता है, और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अक्टूबर और नवंबर जो 2 महीना है वो लगभग हमको 46 या 47 लाख टन से ऊपर 47 लाख टन से ऊपर हमें नहीं चाहिए। तो 54 एक एडिक्वेट और हेल्दी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, मुझे लगता है। आपने एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर बात करी, एज ऑफ नाउ कोई बहुत इंप्रेसिव या एक्साइटिंग नंबर्स वहां देखने को नहीं मिले हैं? जी, लगभग जहां तक हमारी खबर है लगभग 3 लाख 2.5 या 3 लाख टन का तो डिस्पैच हो गया है, और लगभग 3 लाख टन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया है। तो ये मान के चलते हैं कि लगभग 6 लाख टन का एक्सपोर्ट फाइनल हो गया है। और अभी जो लंदन शो का रेट है लगभग 530-533 के आसपास है। अभी भी पैरिटी अगर देखें तो लगभग 43,000 की पैरिटी आ रही है। अभी भी शायद थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, इस उम्मीद में भी कि शायद रेट्स ऊपर जाएंगे, ग्लोबल रेट्स। बट ओके। हमारे पास लंबा विंडो है, तो मुझे उसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो 4 लाख टन जो एक्सपोर्ट होना है वो हो जाएगा आने वाले समय में। प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है? बिकॉज ये भी इंडस्ट्री की तरफ से ही सेंस है कि अगर हम 20 जनवरी से अब तक के प्राइसेस देखें तो करीब करीब 15% की तेजी हम चीनी के प्राइसेस में देख चुके हैं। क्या कुछ इन्फ्लेशन कंसर्न्स हम यहाँ पर निकल के आ रही हैं? मनीषा जी, देखिए, ये नैरेटिव और ये एनालिसिस भी सही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि 20 जनवरी से पहले नवंबर, दिसंबर और हम जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में देख लें तो हमारे प्राइसेस एबनॉर्मली कम थे, क्योंकि हमने 80 लाख टन से अपना सीजन शुरू किया था, और उससे जो हमारे पास इतना स्टॉक था उससे आपको पता है महाराष्ट्र और कर्नाटका लगभग 33 रुपए में शुगर बेच रहे थे, जहां की इस्मा ने और नेशनल फेडरेशन ने साथ मिलके जो एक ऑल इंडिया का वेटेड एवरेज करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था, लगभग 41 रुपए का प्रोडक्शन निकाला था, और जी। वहां पे लगभग 33 रुपए में चीनी बिक रही थी। तो उससे आज का कंपैरिजन एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। आई गेट दैट। दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कि आप अभी भी बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन निचले स्तरों से हमने चीनी में एक इंप्रूवमेंट आता हुआ देखा है। माय सेंस ऑल्सो इज कि अगर हम एक सेंटिमेंट की भी बात कर लें तो जिस तरह से ये परसेंटेज इंक्रीज प्राइसेस में दिखता है, मार्केट्स को लग रहा है कि तेजी आगे और भी देखने को मिल सकती है शायद, क्योंकि समर सीजन डिमांड में आगे भी मांग यहाँ पर बढ़ सकती है, इंटरनेशनल क्यूज और ही जा सकते हैं। आप कहेंगे जो हमारी सिचुएशन है बहुत कट टू कट है, बहुत टाइट है, और यहाँ से रिस्क ऑन द हायर साइड है? नहीं, देखिए, आज भी हमारा जो अभी इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में तो एक्स मिल प्राइस नीचे आई है। आज लगभग 3700 या 3750 में महाराष्ट्र और कर्नाटका है, और 4025 में यूपी सल्फेटेशन है। लेकिन मैं यहाँ पे मनीषा जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि थोड़ा इसमें एक डीप डाइव करने की आवश्यकता है, क्योंकि अननेसेसरी पैनिक हमें नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए तो एक्स मिल प्राइस एवरेज ऑल इंडिया एक्स मिल प्राइस जो है 22-23 में लगभग 3587 था, और 23-24 में ये 3700 था। और अभी तक अगर हम देखें फरवरी तक का डेटा, तो हमारा एवरेज मिल प्राइस एक्स मिल प्राइस लगभग 3700 ही है। अगर हम इसको रिटेल प्राइस में देखें, देखिए 1-2 रुपए ऊपर नीचे बढ़ना एक्स मिल में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें केन पेमेंट करना है, बट अल्टीमेटली हमें यह देखना है कि रिटेल प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। रिटेल प्राइस 22-23 में लगभग 42.44 था, और 23-24 में यही चीज 44 रुपए 56 पैसे थी। और आज अगर हम फरवरी का एवरेज देखें तो रिटेल प्राइस लगभग 44 रुपीज 87 पैसा है, जो कि बहुत मार्जिनल इंक्रीज है। तो इसका कोई भी इफेक्ट रिटेल प्राइस के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा है। और आप ये भी ध्यान रखें कि लगभग 2 साल में हमारी एफआरपी लगभग जो हम केन पेमेंट करते हैं लगभग 11.5% बढ़ी है। तो ये सारी चीजें फैक्टर कर लीजिए, और एक सही दाम बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के लिए और किसानों के लिए भी। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वो बात आपने सही कही, अगर रिटेल में हम यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है, किसानों की पेमेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर टाइम पे हो रही हैं, तो वो दोनों जो एंड्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली हमने एप्ट होते हुए देखे हैं। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर चीनी की, लेकिन बात अब यहाँ पर हम पल्सेस की भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। सुमित, एक तरफ ऑफकोर्स यहाँ पर वेदर को लेकर कंसर्न्स हैं, वो तो एक दूसरा ही डिबेट है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमने सस्ते इम्पोर्ट्स आते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं अब आप वो प्राइसेस, क्योंकि वो भी होलसेल में
इम्पैक्ट दिख रहा है, रिटेल में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। जैसे दीपक जी कह रहे थे, जहां तक चीनी की बात है एटलीस्ट दोनों एंड सॉर्टेड हैं, दालों में वो दूर दूर तक दिखता नहीं है। नमस्कार, अ वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर व्यूअर्स। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, दालें, क्योंकि दालों का एक इंडिया में फार्मिंग लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर पे होती है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एकरेज अंडर व्हीट। ओके, जबकि जो पल्सेस का फार्मर है वो इंडिया का सबसे मार्जिनल और सबसे स्मॉल स्केल फार्मर है। पिछले अगर आप 6 महीने में देखें, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, दालों के भाव विच हैज कम डाउन, विच इज गुड फॉर द कंज्यूमर, बट नाउ दे हैव कम फर्दर बिलो एमएसपी, विच इज नॉट गुड फॉर द फार्मर। तो उसको अगर हम एक्सटेंड करके देखें, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसान ने बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर हाई प्राइसेस प्लांटिंग की, एकरेज पल्सेस में लाए, मौसम ने सपोर्ट किया, प्रोडक्शन अच्छी आई और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को एक्सटेंड किया, जिसके कारण ओवरऑल प्राइसेस बिलो एमएसपी आ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8 मार्च, जो पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने येलो पीस का सर्कुलर एक्सटेंड किया फॉर इंपोर्ट अप टू 30th ऑफ मई। वो एक बहुत सिग्निफिकेंट सर्कुलर है, क्योंकि इस 8 मार्च को ही चाइना ने कैनेडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% टैरिफ, 100% ड्यूटी लगा दी और कनाडा को अभी भी 6 से 8 लाख टन येलो पीस चाइना भेजना है, जो अब वो नहीं भेज पाएंगे। एंड नाउ दे विल हैव टू डंप दिस येलो पीस इनटू इंडियन मार्केट। और जब ये येलो पीस इंडिया में आएगा, क्योंकि आज उनके लिए कंपल्शन उस येलो पीस को कनाडा से बाहर भेजना है, और जब वो येलो पीस इंडिया में आएगा तो वो इंडियन येलो पीस इंडियन पल्सेस फार्मर को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, इससे पल्सेस फार्मर अगले सीजन में शायद दालें लगाएं, शायद दालें ना लगाएं। और नंबर 3, हम ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस को क्यों प्रमोट करें जिसमें कनाडा का फार्मर इज विनिंग ओवर इंडियन फार्मर, और इसमें नुकसान केवल इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी का है और इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी का है। समय जिस तरह से हम एज ऑफ नाउ यहाँ पर प्राइसेस देख रहे हैं, क्या सारी बैड न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है या फिर आपको लगता है यहाँ से भी प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकते हैं? मैम, बैड न्यूज अगर इस पूरी सिचुएशन में देखें तो फार्मर के लिए है, किसान के लिए है। एक किसान जिसने लास्ट ईयर चने का भाव 70 रुपया देख के चना लगाया, आज उसको 53 रुपया बिलो एमएसपी, एमएसपी 56250, उसके ऊपर भी उस पे वो अपना चना नहीं बेच पा रहा है। और उसके कारण दूसरा इंपैक्ट क्या आ रहा है, हमारी रूरल स्पेंडिंग कम होने वाली है, उनकी कैपेसिटी टू पुट मनी इन द मार्केट कम होने वाली है, विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड what is leading stock market fall is directly proportional to our retail spending at the rural level। और ये सब फैक्टर्स आज हमको बहुत क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि इससे किसान का रुझान इन खरीफ टू ग्रो पल्सेस इज गोइंग टू गो डाउन। क्योंकि सरकार ने जो बजट के अंदर प्रॉमिस किया था कि हमारा उद्देश्य किसान की आय बढ़ाना है बाय गिविंग देम फेयर मार्केट अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट, और गवर्नमेंट के जितने एक्शन हैं वो उनकी कमिटमेंट के अगेंस्ट हैं। और स्पेशली जो 8 मार्च का सर्कुलर है, दिस इज सुसाइडल फॉर इंडियन फार्मर। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स वहाँ पर सुमित, जैसे आप कह रहे हैं कि जी हाँ, जो चीप इंपोर्ट्स हमने इंडिया में आते हुए देखे हैं, भावों को एमएसपी के नीचे ले गए हैं। किसानों के लिए जो सरकार ने कहा था और जो किया है, वो शायद उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, और किसान दालों से दूर जा सकते हैं इन सेंस ऑफ सोइंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स वहाँ पर सुमित की तरफ से आती हुई। सुमित जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर चैनल पर उठाने के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे सोने की, जो कि ऑल टाइम हाइस पर कारोबार कर रहा है। सोने को आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, और भारतीय बाजारों में ये ऑल टाइम हाइस पर कारोबार कर रहा है। 86,800 तक के स्तर हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो अभी भी हम यहाँ पर $30 दूर हैं ऑल टाइम हाइस से, और कुछ मुनाफा वसूली अब यहाँ पर भारतीय स्क्रीन पर भी आने लगी है। 2938 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है, 2956 का ऑल टाइम हाई है, यानी कि हम 20 से भी कम डॉलर यहाँ पर हम ऑल टाइम हाई से दूर हैं। काफ़ी हद तक अनसर्टनिटी है और बाजार उसके ऊपर नज़र रखे हुए है, और भारतीय बाजारों में आज बाजार खुलते से ही ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आए। अजय, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, यहाँ से क्या करने की राय? नमस्कार मनीषा जी, आपको और सभी दर्शकों को हैप्पी होली। अगर हम पिछले साल होली की बात करें तो करीबन हम 66,000 के करीब थे, और आज 86 के करीब है, जो 30% का तेजी दिखाया। तो देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी भी गोल्ड में काफी अच्छा है, बट जिस दिन से अभी हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में जो पिछला हाई था 2956 का, ये नहीं तोड़ पा रहे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट है, और थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी के चलते हमने आज
जरूर पिछला हाई तोड़ते हुए देखा। देखिए अभी भी मुझे लगता है 2025 में स्टीम अभी भी बाकी है, जो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 90-92 तक के लेवल देख सकते हैं। बट टाइमिंग बात ये भी हो रही है कि पीस स्टॉक सामने आ सकता है अगले 2-3 सेशंस के अंदर। सऊदी में बैठक चल रही है। अगर कहीं ना कहीं ये पीस स्टॉक होता है तो कम से कम मुझे लगता है सोने में $100 से $150 का एक प्रीमियम एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा, और वो एक अच्छा मौका रहेगा फर्दर ऐड करने के लिए जो 90,000 तक का लेवल, या इंटरनेशनल में हम $3100 से 3150 का लेवल देख रहे हैं। बट करंट लेवल पे मेरा मानना है थोड़ा सा कॉशियस रहिए। हाँ, 2956 का लेवल ब्रीच करता है और कोई भी इवेंट को लेकर, चाहे हम टैरिफ की ट्रिगर बात करें या और कोई ट्रिगर को लेकर, तो डेफिनेटली 3000 का लेवल जो कि डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 87,500 का लेवल होता है, तो थोड़ा सा आज कॉशियस रहिए। चांदी पर क्या सेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी तेजी बरकरार है और भारतीय चांदी के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि लाख रुपए से अब हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। और ये तो ऑन स्क्रीन की बात है, अगर आप फिजिकल मार्केट्स में यहाँ पर चांदी लेने जाएं तो 1 लाख क्रॉस कर ही चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर अभी GST लगेगा, मेकिंग चार्जेस भी लगेगा। यहाँ पर राय क्या है अजय? देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो में मैंने पहले भी कहा था कि ये 91 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, और रेशियो में हम अच्छा खासा फॉल देख रहे हैं जो 77-78 का लेवल 2025 में दिखाएगा। डेट मीन्स चांदी आउट परफॉर्म 200% करेगी। हायर साइड पे हम देख रहे हैं कि 1,30,000 तक के भी लेवल दिखेंगे। बट अगेन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में $33-34 के ऊपर चांदी बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 99 99.5 का लेवल आज छुआ, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार अगर ये जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड का कुछ प्रॉपर अपडेट आ जाता है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट में नीचे आ जाता है, टाइम करेक्शन चल ही रहा है ऑलरेडी 15 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल कि अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आए। हाँ, अगर क्लोजिंग बेस पे ये 99,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली 1,04,000 तक के लेवल हम अगले हफ्ते देख पाएंगे। बट थोड़े से कॉशियस रहिए चार्ट्स के ऊपर, चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो। टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, इसके लिए थोड़ा कॉशियस रहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म जो भी अगर एंटर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल्स इस बार हम देख पाएंगे। तो थोड़ा सा मनीषा जी मुझे लगता है कि चांदी में भी वेट करना चाहिए। वीकेंड भी है और हॉलीडे मूड भी है होली का, और साथ में पी स्टॉक की भी बात कंफर्म हो सकती है। ऑलराइट, तो अपनी छुट्टियां मनाइए और बहुत ज़्यादा ट्रेड की तरफ ध्यान मत दीजिए। अजय आपको ऐसा कह रहे हैं। अजय, मेटल्स में क्या सेंस है, क्योंकि तेज़ी यहाँ बरकरार है, 25% के टैरिफ्स लग चुके हैं अब US इंपोर्ट्स में, उसका भी एक इम्पैक्ट हमने मार्केट्स में देखा है। बिल्कुल, लास्ट वीक हमने जो टैरिफ के कंसर्न देखे तो मैं ये बोल सकता हूँ जो तेजी आई है वो टैरिफ की तेजी आई है, टैरिफ की बाइंग आई है, ना कि फिजिकल बाइंग। चाइना के इनफैक्ट एक नंबर्स मैं ये भी देख रहा था कि रशिया ने चाइना के ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, कार्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए मुझे नहीं लगता कि ऑटोमोबाइल्स की जो डिमांड हम देख रहे थे वो ज्यादा बहुत ही इंप्रूव हो। तो आई थिंक जो अभी तेजी आई भी है वो सस्टेनेबिलिटी थोड़ी डाउटफुल लगती है। हाँ, टैरिफ की चिंता को चलकर हमने तेजी देखी, तो यहाँ पे कॉपर ठीक है, एक बार लॉन्ग टर्म ठीक रहेगा। बट आज के लिए मुझे लगता है कि प्राइसेस 900 के ऊपर तो जाएगा नहीं, तो बाइंग किया जा सकता है लेकिन 900 के ऊपर टच नहीं करेगा। वहीं एल्यूमिनियम पे नजर रखिए, बिकॉज एल्यूमिनियम अभी भी मुझे काफी साउंड लग रहा है। थोड़ा सा पुल बैक अगर 263 तक आता है तो लीजिए, 260 का स्टॉप लॉस लगाइए, 268 तक का टारगेट मिल जाएगा। बट थोड़ा सा कॉशियस मेटल में भी रहना चाहिए। ऑलराइट, तो कॉशियस इज द नेम ऑफ द गेम टुडे, और ऑफ कोर्स उठापटक रह सकती है भारतीय बाजारों में। याद रहे कि एक ट्रंकेटेड वीक टाइप्स है, और जैसे अजय कह रहे हैं कि निचले डिप्स में खरीदारी यहाँ पर आपको ढूंढनी चाहिए। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।